इस कक्षा के माध्यम से हम लोग एरोसॉल के बारे में जानेंगे, जिसे प्रायः हिंदी में एरोसॉल को एरोसॉल भी कहा जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रायः देखा जाए तो एरोसॉल जिसे आमतौर पे हवा में निलंबित छोटे ठोस या तरल कण होते हैं। वे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हो सकते हैं, दोनों जगह से उत्पन्न हो सकते हैं। उसके आकार आमतौर पे कुछ नैनोमीटर से लेके कुछ माइक्रोमीटर तक होते हैं। एरोसॉल जलवायु और मौसम वायु गुणवत्ता को प्रभावित करके वायुमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि एरोसॉल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब ठंड के मौसम की शुरुआत होती तो आपने अपने आसपास देखा होगा, बहुत अधिक मात्रा में कोहरा गिरा रहता है। जो कोहरा है वह प्राय छोटे कणों का सूक्ष्म आकार रहता है, उसमें जलवाष्प और धूल कण सम्मिलित रहते हैं। वह इतने कुछ सूक्ष्म होते हैं कि नग्न आंखों से नहीं उनकी आकृति को देखा जा सकता, लेकिन कुछ बड़े भी होते जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते। उसे ही हम एरोसॉल कहते हैं। यह प्रायः देखा जाए तो हवा और जल जो ठोस एवं तरल है, दोनों तरह के कणों के बने होते हैं, उसे एरोसॉल कहते हैं। अब टाइप ऑफ एरोसॉल यानी कि एरोसॉल के कुछ प्रकार हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार उसके कई प्रकार हैं। उसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। प्राइमरी एरोसॉल उसे कहते हैं कि अगर प्राइमरी एरोसॉल उसे कहा जाता है कि कोई एरोसॉल का कण है जो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होकर सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाता है। यानी कि किसी अन्य चीजों से रासायनिक अभिक्रिया किए बिना वह सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाता है, उसे हम प्राइमरी एरोसॉल कहते हैं। प्राइमरी एरोसॉल पार्टिकल directly emanation of the atmosphere of the visual of source। यानी कि प्राथमिक एरोसॉल उसे कहते हैं कि जब किसी स्रोत से उत्पन्न होकर सीधे वह वायुमंडल में उत्सर्जित या विलीन हो जाता है। इसके कुछ प्रमुख फीचर हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से भी एरोसॉल का निर्मित होता है और मानव के दौरान भी होता है। तो प्राकृतिक के माध्यम से जो भी एरोसॉल उत्पन्न होता है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। प्राकृतिक के माध्यम से देखा जाए तो सी साल्ट यानी कि जब समुद्र के किनारे नमक समुद्र के पानी के माध्यम से वह किनारों पे आता है, तो उसके माध्यम से भी एरोसॉल उत्पन्न होता है। डस्ट यानी कि जो धूल कण है उसके माध्यम से भी एरोसॉल उत्पन्न होता है। प्लोयन यानी कि इसे वह कहा जा सकता है कि जैसे प्लोनेन एंड स्पर्म जैसे पौधे जब पर परागण की क्रिया करते हैं तो उसके माध्यम से भी एरोसॉल का निर्माण होता है। इसके माध्यम से एरोसॉल का उत्पन्न होता है। उसके बाद तो स्मोक के माध्यम से भी एरोसॉल उत्पन्न होता है। मानव जनित जिसे प्रायः एंथ्रोपोफिया या ह्यूमन मेड कहा जाता है, उसमें हम देखेंगे कि मनुष्य के दौरान किस प्रकार एरोसॉल उत्पन्न होता है। ब्लैक कार्बन की वजह से एरोसॉल उत्पन्न होता है। जैसे ब्लैक कार्बन विभिन्न प्रकार की टू व्हीलर या फोर व्हीलर कारखानों से निकलने वाले धुआंों की वजह से एरोसॉल का उत्पन्न होता है। मनुष्यों के दौरान डस्ट यानी कि धूल
पार्टिकल के माध्यम से एरोसॉल का उत्पन्न होता है। फ्लाई राख यानी कि औद्योगिक संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले कारखानों के माध्यम से जो धुआं उत्पन्न होता है उससे भी एरोसॉल उत्पन्न होता है। उसी का हिंदी है। हम एक बार पुनः समझ रहे हैं कि एरोसॉल क्या है, इसके प्रकार क्या है। एरोसॉल मानव के दौरान और प्राकृति के दौरान दोनों वजहों से उत्पन्न होते हैं। यह मुख्य रूप से अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक एरोसॉल और द्वितीयक एरोसॉल। प्राथमिक एरोसॉल उसे कहते हैं कि किसी विभिन्न स्रोत से उत्पन्न होने के बाद सीधे वह वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाता है, यानी कि किसी अन्य तत्वों से वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, वह किसी भी तत्व से उत्पन्न होकर सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित या विलीन हो जाता है, उसे हम प्राथमिक एरोसॉल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एरोसॉल मनुष्य निर्मित और प्राकृतिक निर्मित दोनों होते हैं, तो हम सबसे पहले प्राकृतिक निर्मित एरोसॉल के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक निर्मित में देखा जाए तो समुद्री नमक यानी कि जब समुद्र का जल लहर के माध्यम से प्रायः हलचल करता है तो उसकी वजह से भी एरोसॉल की उत्पत्ति होती। धूल, मिट्टी या ज्वालामुखी के माध्यम से एरोसॉल उत्पन्न होती, और पौधे जब पर परागण और निषेचन की क्रिया में आते तो उनके माध्यम से प्रायः एरोसॉल उत्पन्न होता है। एरोसॉल उसे कहते हैं कि सूक्ष्म कणों का, और इतने सूक्ष्म होते हैं कि कुछ नग्न आंखों से देखे नहीं जाते, जबकि कुछ नग्न आंखों से दिखाई पड़ते हैं। धूल कणों का मिश्रण होता है जो वायुमंडल के तापमान एवं जीवधारियों पे इसका श्वास संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इसे हम एरोसॉल के रूप में जानते हैं। यह मनुष्य निर्मित और प्राकृतिक निर्मित दोनों होते हैं। धुआं, जंगल या ज्वालामुखी के कारण भी एरोसॉल उत्पन्न होते हैं। मानव जनित में देखा जाए तो का, काला जो जिसे ब्लैक कार्बन कहा जाता, वह विभिन्न प्रकार के औद्योगिक गतिविधि, लकड़ी एवं आवासीय कार्यों के माध्यम से भी एरोसॉल उत्पन्न होते हैं। और यहाँ तक कि धूल के माध्यम से फ्लाई एश, जिसे बिजली संयंत्रों के माध्यम से कोयला को दबाया जाता है, उससे एरोसॉल उत्पन्न होते हैं। सेकेंडरी एरोसॉल में हम देखेंगे कि सेकेंडरी एरोसॉल किसे कहते हैं। द्वितीयक एरोसॉल उसे कहते हैं कि वे कण होते जो पूर्ववर्ती गैसों की रासायनिक प्रतिक्रिया से वायुमंडल में बनते हैं, यानी कि जो पहले से गैस विद्यमान है उन गैसों की वजह से वायुमंडल में एरोसॉल बनते हैं, उसे हम प्रायः सेकेंडरी जिसे प्रायः हम सेकेंडरी एरोसॉल के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार समझेंगे, जो भी वायुमंडल में गैस पहले से विद्यमान है उन गैसों की वजह से, अगर उन गैसों से रासायनिक क्रिया करने के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में एरोसॉल बनते हैं। यह प्राकृतिक रूप से और मानव जनित, जिसे नेचर और ह्यूमन दोनों जनित होता है। सबसे पहले हम प्राकृतिक के माध्यम से समझेंगे। प्राकृतिक के माध्यम से देखा जाए तो पौधों से निकलने वाले जो जैव जनित वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है, जिसे प्रायः बीओसी कहा जाता है। पौधों से निकलने वाले प्रायः जिसे बीओसी के नाम से जाना जाता बायोलॉजिकल वैलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बायो जिसे प्रायः ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे बीबीओसी के नाम से जाना जाता है, जिसे बायोलॉजिकल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है।
उसके माध्यम से उसके माध्यम से जब वह वायुमंडल में प्रतिक्रिया करके द्वितीय कार्बनिक एरोसोल बनाते, जिसे प्रायः बी बीवीओसी यानी कि बायोलॉजिकल वैलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता, जो प्रायः वायुमंडल में उपस्थित होने के बाद क्रिया करके द्वितीयक बीओसी का निर्माण करते। और मानव जनित में देखा जाए तो सबसे पहले औद्योगिक उत्सर्जन, उद्योगों के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के बाद प्रायः बिजली संयंत्रों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट एरोसॉल बना सकते हैं। यानी कि औद्योगिक क्रांति के रूप में देखा जाए तो मानव के दौरान उत्पन्न होने वाले जो सल्फर डाइऑक्साइड हैं, वह बिजली संयंत्रों के दौरान रासायनिक अपक्रिया करके प्रायः वह सल्फेट एरोसॉल के रूप में बनाते हैं। वाहनों के दौरान जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, वह नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रायः वायुमंडल में गैसों से रासायनिक अपक्रिया करके नाइट्रस एरोसोल बना सकते हैं। यानी कि जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, वह वायुमंडल में विभिन्न गैसों से क्रिया करके वह नाइट्रेट के ऑक्साइड बना लेते हैं, द्वितीयक एरोसॉल के रूप में भी जाने जाते हैं। उसके बाद कृषि गतिविधि में प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया या यौगिक के साथ मिलकर अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट के कण बना लेते हैं। यानी कि कृषि क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया प्रायः अन्य यौगिकों के साथ मिलकर अमोनिया सल्फेट या अमोनिया नाइट्रेट नामक कण बना लेते हैं। यानी कि द्वितीयक एरोसॉल उसे कहते हैं कि जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से वायुमंडल में जो भी गैस है, वह अन्य गैस के रूप में अपने को सरवाइव कर लेती, उसे द्वितीयक एरोसॉल के रूप में जानते हैं। यह मनुष्य के दौरान और पौधों दोनों के दौरान होती है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो पर परागण और निषेचन के दौरान जो भी एरोसॉल की उत्पत्ति पौधों में हुई थी, वह पुनः जैविक क्रिया करके बायोलॉजिकल वैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के माध्यम से वह पुनः रासायनिक अपक्रिया करके द्वितीय कार्बनिक एरोसोल का निर्माण करते। यह प्रकृति के माध्यम से हो गया, जबकि मनुष्य के माध्यम से यह औद्योगिक यंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले सल्फर डाइऑक्साइड प्रायः बिजली के संयंत्रों में संपर्क में आने से यह प्रायः सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट एरोसोल में बना लेते। ठीक उसी प्रकार से जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रायः वायुमंडल में अपक्रिया करके वह नाइट्रेट एरोसॉल बना लेते हैं। और इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया प्रायः अमोनिया अन्य यौगिकों के साथ मिलकर वह अमोनिया सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट बना लेते। इसे हम द्वितीयक एरोसॉल के रूप में जानते हैं। धन्यवाद।